हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा की, जो कि बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों का ही सब्जेक्ट रहने वाला है। ड्यूस और लैंडस्केप तीनों में ही काम आएगा। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। और इस जो आपको बताने वाला हूँ ना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ साथ मैं आपको इस यूनिट का आइडिया भी देते चलूंगा। 3 यूनिट है सब्जेक्ट के अंदर जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो हर यूनिट का आपको आइडिया भी देते चलूंगा क्वेश्चन के साथ, ताकि कोई और क्वेश्चन भी आपके सामने आता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखो भाई, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये सिलेबस है यूनिट 1, 2 एंड 3। तो क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फोस्टुस, इनकी नॉवल है ऐसे मैकबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर की है, एंड अफ्रा बैन जो कि द रोवर। ये 3 यूनिट है आपकी जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन में 2 तरह के आते हैं। कुछ लाइंस आपको आपके यूनिट से मिल जाएगी और आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे मैंने येलो से मार्क कर रखे हैं, और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखो पहले लाइन पढ़ते हैं, देन हम ये क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमसे। देखो, फोस्टोस फर्स्ट यूनिट से, फोस्टोस इज गॉन, रिगार्ड हिज हेलिस फॉल, whose fiendful fortune may exhort the wise only to wonder at unlawful things, whose deepness doth entice such forward wits to practice more than heavenly power permits। तो यहाँ पे फोस्टूस के बारे में बात करी गई है। ठीक है ना, आपको सिंपल सा पता होना चाहिए फोस्टूस क्या था। एक स्कॉलर था, है ना, बहुत पढ़ा लिखा होशियार स्कॉलर था वो। लेकिन उसको क्या चाहिए थी, अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए थी, अनलिमिटेड पावर चाहिए थी, है ना। तो वो क्या करने लग गया था, अनलॉफुल थिंग्स करने लग गया था। वो चाहता था कि भाई सब कुछ मेरे हाथ में हो, सारी नॉलेज सारी पावर मेरे हाथ में, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, अपनी जो सोल होता है, उस सोल यानी आत्मा को बेच देता है ना। ये ध्यान रखना है। तो ये आपको पढ़ोगे आगे बताने वाला हूँ मैं आपको कि उसी के बारे में लाइन्स है, ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पर एक वर्ड है ये फिंडफुल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एविल, है ना। आपकी सोच कैसी है, एविल वाली है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो फिंडफुल फॉर्च्यून में एग्जोर्ट द वाइस, तो जो भी वाइस यानी जो बुद्धिमत्ता आपके अंदर है वो भी खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसी एविल वाली सोच रखोगे, एविल बनने की सोचोगे। तो वही वाली बात है, आपको समझ आ गया होगा। इसी के बारे में बात करने वाले। देखो, और यहाँ पर एक और लाइन लास्ट में बस लिखे, इसका मतलब और समझ लो कि जो हमको ना, जो गॉड होता है हमको एक ना लिमिट के साथ क्या करता है, हमको पावर देता है। अगर हम उससे ज्यादा की कोशिश करेंगे ना तो हम डूबेंगे। तो ये कुछ लाइन्स का मीनिंग है, आप देखो भाई। हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, तो जो भी लाइन बोल रहा है उसको स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है। एंड एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस लाइन्स, ये जो लाइन है किस कंटेक्स्ट में बोली गई बता भी चुका हूँ, वैसे मैं आपको दोबारा बता देंगे। एंड डिस्कस द हेलिस फॉल ऑफ फोस्टुस, यहाँ पे जो हेलिस फॉल है ना, हेल समझते हो, नरक। हेलिस फॉल मतलब नरक में गिरा है वो, जाके स्वर्ग में नहीं गया। तो आपको हेलिस फॉल ऑफ फोस्टुस के बारे में डिस्कस करना है। तो भाई चलो बात करते हैं। देखो, हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर किसने बोला ये, तो यहाँ पर ये जो चोरस है ना, इन्होंने ये जो लाइन बोली है। चोरस होता क्या है, कैसा एक्टर मान सकते हो इसके अंदर, जो कि पूरे इस नोवेल को, उस पूरे एक्ट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, किसको, ऑडियंस को, ऑडियंस को। तो इन्हीं के द्वारा क्या करी गई है, ये लाइन बोली गई है, आपको ध्यान रखना है। इन द एपिलोग, एपिलोग क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। एपिलोग होता है कि जो कि जैसे पूरे कहानी हमने बता दी, उसके बाद एंड में हमने समरी टाइप बता दी, और उससे क्या मैसेज मिल रहा था, हमने जब ये सब बताते हैं इसको एपिलोग बोला जाता है। तो इसी के अंदर ये लाइंस बोली गई हैं, है ना, इनके द्वारा। ये ध्यान आपको रखना है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है डॉक्टर फॉस्टुस, उसके लाइन है। अब आगे देखो, सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस लाइन्स। इस लाइन का, इन जो लाइन्स ऊपर मैंने बताई आपको, उनका कंटेक्स्ट क्या है। देखो, तो दीज लाइन्स अपीयर एट द एंड ऑफ द प्ले, जो भी तो एपिलॉग है, आफ्टर फोस्टुस हैज बीन कैरिड अवे बाय द डेविल्स टू द हेल। ये जब की बात हो रही, जब जो फोस्टुस है उनको भाई, फोस्टुस को क्या करता है, जो डेविल होता है ना, डेविल वो क्या करता है, फोस्टुस को अपने साथ कैरी करके ले जाता है। क्यों, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट करा था, है ना, डेविल से 24 ईयर्स तक का, जिसको पावर वगैरह मिली थी अनलिमिटेड वगैरह, एक्चुअल में वो नहीं थी, वो उसके इमेजिनेशन थी, है ना, एक इल्यूजन था। तो 24 ईयर्स की डील थी, तो उसके साथ वो मेफिस्टोफेलिस रहा करता था, है ना, इसके अगल बगल। उसके बाद जब ये
तो 24 ईयर्स का टाइम खत्म होता है, देन क्या होता है, फोस्टुस की सोल जो है डेविल लेने आ जाता है। तो वही वाली लाइंस, उसी जो कंटेक्स्ट है लाइन का वो यही है। फोस्टुस हैड सोल्ड हिज सोल टू लूसीफर इन एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स ऑफ पावर, प्लेजर एंड नॉलेज। ठीक है, अनलिमिटेड नॉलेज, प्लेजर चाहिए, मजा चाहिए, है ना। तो वही बात है, कितने के 24 ईयर्स के लिए, तो उसने बेच दिए, इसलिए कैरी करने आए थे। However, he misused his powers and failed to repent sincerely. Repent मतलब होता है वापस, जैसे कि मान लो उसने बोला कि मैं तो गॉड से भी ऊपर हूँ, गॉड से ऊपर जाना है मेरे को, तो उसने क्या करा भाई, रेपेंट करना चाहता था, बट वो बाद में रेपेंट भी नहीं कर पाया क्योंकि वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि डेविल जो है, डेविल ने करने ही नहीं दिया उनको रेपेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। और बोला रेपेंट करने का कुछ फायदा अब नहीं है ना भाई। तो अब उसने भाई जो उसको पावर मिली ना, उसने उसका मिसयूज करा, उसको अच्छे काम के लिए यूज नहीं करा तो कुछ बड़ा काम करेगा, है ना, राज करेगा, उसने ऐसा कुछ नहीं करा। आप जब ये स्टोरी पढ़ोगे आप देखोगे जो उसने पावर का यूज भी करा ना भाई, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करा। जैसे भाई किसी का भेष बदल दी, घास को घोड़ा बना दिए, कुछ ऐसे करके इसने क्या करा, कुछ करतब टाइप दिखा दिए किसी किंग को, जैसे रोम का किंग को उसने दिखाया था। तो ये क्या है, ये बहुत बेसिक चीज इसने करी, तो कोई भी मैजिशियन कर सकता है। तो इसने कोई बड़ी चीज नहीं करी जो पावर इसको मिली। तो ये बात है, उसने पावर का मिसयूज करा, किसी को परेशान करने के लिए करा, तो फेल हो गया। और किसके लिए फेल हो गया, ये रेपेंड करने में। इन दिस लाइन्स द चोरस आस्क द ऑडियंस टू लुक एट फोस्टुस ट्रेजिक फॉल एंड लर्न अ मोरल लेसन फ्रॉम इट। तो लास्ट में एपिलॉग यही होता है जहां पर आप लेसन दे रहे होते हो, एंड में कुछ मैसेज दे रहे होते हो, तो यहाँ पर ऑडियंस को बोलता है ये चोरस कि भाई देखो, पूछता है, मतलब आस्क, ठीक है, आस्क द ऑडियंस कि लुक एट द फोस्टुस ट्रेजिक फॉल, फोस्टुस के ट्रेजिक फॉल पर तुम देखो कि कैसे, कि जो वो गिर रहा है, गिरने का मतलब क्या, कैसे वो नरक के उसमें जा रहा है, कैसे वो कैसा था, वो कैसा हो गया है ना। तो तुमको एक मोरल लेसन से सीखना चाहिए, ठीक है, कि तुम्हें अगर जो मिला है तुम उसमें खुश रहो। द चोरस वॉन्स वाइज पीपल नॉट टू डिजायर फॉरबिडन नॉलेज। वो जो वाइज पीपल ऑडियंस में बैठे हैं ना, तो चोरस उनको एक वॉर्न करता है कि भाई जो वाइज पीपल है वो फॉरबिडन नॉलेज के का लालच मत करो, इच्छा मत करो, और प्रैक्टिस थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द लिमिट। और ऐसी चीज प्रैक्टिस मत करो जो कि तुम्हारी लिमिट से बाहर है। करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि तुम जो सुपीरियर तुम उसी को उसी के आगे निकलने की सोचो। तो लिमिट्स जो गॉड ने अलाउ करी है तुम उसी तक सीमित रहो। एंड दिस लाइंस आल्सो एक्सप्लेन द एपिलॉग गिव्स अ मोरल वार्निंग अगेंस्ट फॉरवर्ड विट्स हु ट्राई टू प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर परमिट्स। मतलब जो भी तुमको परमिट दी गई जहां तक पहुंचने की वहीं तक ही पहुंचो, उससे हेवनली परमिट का मतलब यही है, वहीं तक उतनी पावर तुमको लेनी चाहिए, उससे आगे जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा भाई, तुमको फॉरवर्ड विट्स, है ना भाई, कि तुम आगे जाओगे, तुम नरक में ही जाओगे, हेलिस फॉल में ही जाओगे, है ना। फॉरवर्ड विट्स का मतलब जब तुम्हारी लिमिट है उसके आगे जाने की कोशिश करोगे। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, डिस्कस द हेलिस फॉल ऑफ फोस्टुस। आपको हेलिस फॉल के बारे में बताना है, ठीक है। देखो फोस्टुस वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्कॉलर, बता चुका हूँ, बट ही वाज नॉट हैप्पी विद नॉर्मल नॉलेज। जो जितना उसके पास नॉलेज थी उससे वो खुश नहीं था। तो ही वांटेड अनलिमिटेड पावर, मैजिक, प्लेजर एंड फेम। इसको सब कुछ चाहिए था भाई, अनलिमिटेड। वो भी देख रहे हो कितना लालची इंसान है। एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड एंड प्राइड, प्राइड मतलब घमंड, जो जितनी नॉलेज उसके पास है वो चाहता है कि मेरे को और नॉलेज मिले। तो ये जो ग्रीड है, लालच है, जो प्राइड है, he made a deal with Lucifer and sold his soul to the devil for 24 years। ठीक है भाई, तो लूसीफर ये भी एक डेविल है, और एक और नाम है इसके अंदर मेफिस्टोफिलिस, है ना, वो भी एक डेविल है। तो मेफिस्टोफिलिस क्या रहता है, वो साथ ही रहता है किसके, मेफिस्टोफिलिस के। तो लूसीफर क्या नंबर 1 है डेविलों में, फिर मेफिस्टोफिलिस आता है, देन ये जो है 24 ईयर्स तक साथ में रहता है मेफिस्टोफिलिस फोस्टुस के। एट फर्स्ट फोस्टुस एंजॉय मैजिकल पावर्स बट लेटर ही अंडरस्टूड दैट ही हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक। स्टार्टिंग में काफी मजा करता है वो अपनी पावर के साथ, लेकिन लास्ट में उसको समझ आता है कि उसने बहुत एक गड़बड़ बहुत भारी मिस्टेक कर दी है। एंड मैनी टाइम्स ही थॉट अबाउट रिपीटिंग एंड आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस, है ना। तो बहुत बार उसने सोचा कि भाई मैं अब रेपेंट कर देता हूँ और गॉड से क्या मांग लेता हूँ, मर्सी मांग लेता हूँ, मतलब माफी मांग लेता हूँ, है ना, आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस। बट फियर एंड प्राइड स्टॉप्ड हिम। तो स्टार्टिंग में क्या, फिर उस टाइम पे क्या हुआ, लेकिन जो उसका प्राइड है ना, जो उसका डर है, उसने उसको रोक दिया माफी मांगने से, है ना भाई। तो एक और चीज ध्यान रखना, जो ये फोस्टुस है ना, इसके यहाँ पे 2 एंजल भी है। एंजल, यहाँ पर 2 एंजल का मतलब है जो इसके अंदर की अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा, यानी गुड एंजल और बैड एंजल।
तो ये गुड एंजल बोलते हैं भाई माफी मांग ले, अभी टाइम है। बैड एंजल बोलता है भाई नहीं तू बहुत आगे जाएगा, है ना। तो ऐसे करके ये उसको गलत साइड ढकेलती रहती है और लास्ट में इसके पास कुछ चारा बचता नहीं और बेचारा ये डूब जाता है। आगे चलो। In the end, when the 24 years were over, devils came and took Faustus to hell. तो 24 years बीत जाते हैं, devils आते हैं और उस Faustus को नरक के लिए ले जाते हैं। This is called his hell is full. इसमें इसको क्या बोला जाता है? Hell is full बोला जाता है। His downfall happened because of his ambition, misuse of knowledge and rejection of God. तो जो ये हुआ है ना, इसका डाउनफॉल जो हुआ है, क्यों हुआ है भाई? बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशन। एम्बिशन अच्छा होता है, लेकिन एम्बिशन जरूरत से ज्यादा हो जाए, तुम भाई राज करना चाहते हो दुनिया पे, दुनिया को पागल समझते हो तुम, तो वो वाला एम्बिशन नहीं होना चाहिए। तो हिज एम्बिशन, मिस यूज ऑफ नॉलेज, नॉलेज का मिस यूज मत करो, आपके पास नॉलेज है तो उसको अच्छे के लिए यूज करो, है ना। एंड रिजेक्शन ऑफ गॉड, तुमने गॉड को ही मानने से मना कर दिया, गॉड को रिजेक्ट कर दिया, तो ये गलत है, इस वजह से इसका डाउनफॉल होता है। एंड द प्ले टीच अस दैट टू मच ग्रीड एंड द डिजायर फॉर फॉरबिडन पावर कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन। तो वही ये प्ले बताता है अपने को कि मच ग्रीड, ज्यादा अगर ज्यादा ग्रीड आप रखोगे और डिजायर रखोगे, है ना, फॉर फॉरबिडन पावर, वो बहुत अनलिमिटेड पावर थी, जिससे क्या हो सकता है, पर्सन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या थी ये? फोस्टूस की स्टोरी थी। आगे और भी एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने फोस्टूस वाला, तो मैं भी वहां पर आपको आई थिंक ले रखा है मैंने, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा और ऐसे स्टोरी एक्सप्लेन हो जाएगी। बस इसकी कोर थीम यही है, फोस्टूस है, वो स्कॉलर है ना, जर्मन स्कॉलर है ना, बहुत अच्छा इंसान है, वाइस है, लेकिन फिर भी क्या करता है, उसको अनडिजायर्ड पावर चाहिए थी, मैजिकल पावर्स चाहिए, है ना, नॉलेज चाहिए, तो उसका वो गलत यूज करता है और लास्ट में उसकी जो डील खत्म हो जाती है 24 ईयर्स के, वो फिर हेल में चले जाता है। ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। होवर, होवर मतलब यहाँ पे हाउ एवर से, ठीक है, हाउ एवर थ्रू द फोग एंड फिल द एयर। देखो ये लाइन्स है, अब आपको बताना है ये लाइन किसने बोली है, स्पीकर कौन है। एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस लाइन्स एंड क्रिटिकली कमेंट ऑन द कंफ्यूजन बिटवीन फेयर एंड फॉल। समझ रहे हो भाई, आपको बताना है। देखो जो ये लाइन्स है ना, किसने बोली है? ये तीन चुड़ैलों ने बोली है, यानी थ्री विचेस ने बोली है, जो कि आपकी सेकंड यूनिट है मैकबेथ, है ना, मैकबेथ, उससे ये लाइन्स है, ये ध्यान रखना है। फेयर एंड फॉल, है ना, क्या फेयर है क्या गलत है, वही वाली बात है। तो मैकबेथ से है थ्री विचेस ने ये लाइन बोली है। अब क्या है कंटेक्स्ट, क्या इस लाइन का, उसके हम बात करेंगे, है ना भाई। मतलब कि जो लाइन है इसका मतलब क्या, कंटेक्स्ट क्या है, किस कंटेक्स्ट में बोली गई है। तो दीज लाइन्स आर स्पोकन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले। जब पहला सीन आता है ना इस प्ले का, तो उसके एंड में ये लाइन्स बोली गई है। एंड द विचेस से दिस आफ्टर डिसाइडिंग टू मीट मैकबेथ आफ्टर द बैटल। जैसे ही बैटल हो जाती है ना, अब देखो मैकबेथ में क्या बैटल होती है, कौन सी बैटल की बात यहाँ पर हो रही है, ध्यान रखना भाई। नॉर्वे, नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में क्या हो रही है, बैटल हो रही है ना भाई। तो जो ये मैकबेथ है ये स्कॉटलैंड का है ना, और ये नॉर्वे। तो नॉर्वियन आर्मी, नॉर्वियन और स्कॉटलैंडियन, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, स्कॉटलैंड, इन दोनों के बीच में बैटल हो रहा है, जिसमें स्कॉटलैंड जीत जाता है और नॉर्वे हार जाता है। और जो मैकबेथ है ना भाई, बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छा सोल्जर है और बहुत वफादार भी है। किसके लिए वफादार है? अपने कंट्री के लिए, स्कॉटलैंड के लिए। स्कॉटलैंड का एक किंग था उस टाइम पे जिसका नाम था डंकन, ठीक है, क्या, डनकन, ये ध्यान, ढक्कन नहीं बोल रहा मैं, डनकन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो ये किंग था, तो भाई इसको बचाता है ना मैकबेथ। तो मैकबेथ से काफी वो रहता है, ये कहते हैं, कह सकते हो आप, बहुत इम्प्रेस रहता था ये डनकन। तो डनकन खाने पे भी जाता है मैकबेथ के, और वहीं पर फिर इस डनकन को मार भी दिया जाता है, किसके द्वारा, ये मैकबेथ के ही द्वारा। मैकबेथ को मारता है, ये पूरी स्टोरी है, ये आपको आगे बताऊंगा, क्वेश्चन ले रखा है मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि यहाँ बैटल का जिक्र आ गया। तो ये जो स्टोरी है, ये जो लाइंस है, ये तीन चुड़ैलों द्वारा बोली गई है ना। और कब बोली गई है? जब मैकबेथ मिलता है इन तीन चुड़ैलों से, है ना, कब, बैटल के बाद। आगे देखो, द लाइन मीन्स दैट व्हाट लुक्स गुड मे एक्चुअली बी बैड एंड व्हाट लुक्स बैड मे बी एक्चुअली बी गुड। कहने का मतलब है जो तुमको अच्छा दिख रहा है मान लो वो बुरा हो सकता है, और जो बुरा तुम्हें दिख रहा है मान लो वो अच्छा हो सकता है, वही वाली बात है। इट क्रिएट्स अ डार्क एंड मिस्टीरियस एटमोस्फेयर इन द प्ले। तो जो ये लाइन है ना, ये बहुत डार्क और मिस्टीरियस एटमोस्फेयर क्रिएट करती है।
और यहाँ पर जो विचेज है ना वो ये भी सजेस्ट करती है क्या, कंफ्यूजन, एविल एंड डिसऑर्डर विल कंट्रोल फ्यूचर इवेंट्स। जो कंफ्यूजन है, जो एविल है ना, और जो डिसऑर्डर है ना, ये करेगी भाई फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। 3-4 चीजें बता रहा हूं मैं आपको। एंड दिस आइडिया शोज द मोरल कंफ्यूजन इन द प्ले वेयर गुड एंड एविल बिकम मिक्स टुगेदर। तो यहाँ पर मेन चीज यही है ना, अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई यानी गुड और एविल कैसे आपस में मिक्स हो जाते हैं, जब कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैकबेथ का यही हाल था, मैकबेथ का जो है यही हाल था। ये अच्छा इंसान भी है ना, और ये एविल भी है। एविल क्यों है देखो, आपको बता देता हूँ। अब जो ये चुड़ैले है ना, क्या है ये जो चुड़ैले हैं, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या करा था, भविष्यवाणी करी थी मैकबेथ को लेकर। मैकबेथ को लेकर क्या भविष्यवाणी करी थी कि जो राजा डंकन है ना, ये इसकी डेथ हो जाएगी, और जो मैकबेथ है ये क्या बन जाएगा, स्कॉटलैंड का पूरा राजा बन जाएगा, मतलब किंग बन जाएगा। अब ये सोचता है डंकन तो कैसे मरेगा भाई, डंकन तो कैसे मरेगा। तो खाने पे आता है तो इसके एक लेडी मैकबेथ भी होती है इसके अंदर। क्या होती है, लेडी मैकबेथ भी होती है। तो लेडी मैकबेथ क्या करती है, इस मैकबेथ को उकसाती है ना भाई, कि भाई तू डरपोक सोल्जर है, लेकिन मैकबेथ बहुत होशियार है। वही बात है ना, आप काबिल हो लेकिन आपके काबिल तो कोई समझे ना, और बोल दे कि भाई तू किसी काम का नहीं है, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। तो वही मैकबेथ के साथ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो क्या करता है, जो डंकन आता है ना, मार देता है उसको, राजा किंग डंकन को मार देता है, और इल्जाम पता है किस पे लगाता है, डंकन के सैनिकों पर। और जो सैनिक होते डंकन के, उसको मार भी देता है, उसको मार भी देता है। और क्योंकि भाई, क्योंकि दिखाता है कि मैकबेथ दिखाता है कि मुझे कितना दुख है कि जो किंग डंकन है उनकी डेथ हो गई है ना, और सैनिकों ने मारा तो सैनिकों को मैंने मार दिया। तो ऐसा यहाँ पर सबको, पूरी अवाम जो वहाँ की जनता है उनको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये अच्छा तो था, बहुत वफादार था, ऑनेस्ट था, लेकिन जब यहाँ पर किसी ने फंसाया तो उसके अंदर का एविल भी बाहर आया। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस स्टोरी के अंदर। तो ये मोरल कंफ्यूजन है, ये आपको ध्यान रखना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब सुनो आगे, क्रिटिकली कमेंट ऑन द कंफ्यूजन बिटवीन फेयर एंड फूल। अब जो मैंने बताई ना आपको, कुछ कुछ बातें यहाँ पर भी आएंगी देखो। तो आपको क्रिटिकली कमेंट करना है कंफ्यूजन में, किसके बीच, जो कंफ्यूजन क्या है, फेयर एंड फूल, इसी के ऊपर वो कमेंट करना है। देखो, द लाइन फेयर इज फूल एंड फूल इज फेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडियाज है मैकबेथ नोवेल के अंदर या स्टोरी के अंदर। इट मीन्स दैट अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। जो अपीयरेंस है ना वो डिसेप्टिव हो सकता है। डिसेप्टिव समझते हो भाई, जो जैसा है वो वैसा है नहीं, जो जैसा दिखता है वो वैसा हो नहीं सकता। तो अपीयरेंस जो होता है, जो जैसा दिखता है वो वैसा हो नहीं सकता। जैसे कि मैकबेथ है, क्योंकि डनकन को मैकबेथ पर बहुत भरोसा था, ये कछु नहीं करेगा, बट क्या हुआ, उसने कर दिया ना। तो जो आपके अपीयरेंस होता है कि आप जैसे दिखते हो वो डिसेप्टिव हो सकता है। तो अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, थिंग्स दैट सीम गुड मे बी एविल। जो अच्छी दिखती हो एविल हो सकती है, और थिंग्स दैट सीम एविल, ऐसी चीज जो एविल दिखती है वो मे बी अपीयर अट्रैक्टिव, वो अच्छी हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है। तो एट द बिगिनिंग मैकबेथ इज सीन एज ब्रेव। स्टार्टिंग में मैकबेथ को बहुत ब्रेव देखा जाता था, एक लॉयल सोल्जर देखा जाता था अपने कंट्री के लिए, विच इज फेयर, है ना। बट लेटर ही बिकम्स अ मर्डरर, और बाद में वो मर्डरर बन जाता है और ट्रेंट बन जाता है, विच इज फॉल, जो कि गलत है। सिमिलरली लेडी मैकबेथ अपीयर होती है ना, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि लेडी मैकबेथ को यही पता है, जो ये मैकबेथ है ना, मैकबेथ ये थोड़ा बोलता कम है, थोड़ा ईमानदार ज्यादा है ना, और कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। तो लेडी मैकबेथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है। बट लेटर शी बिकम्स वीक बिकॉज ऑफ गिल्ट। तो बाद में क्या होता है ना, क्योंकि मारा तो मैकबेथ ने था, लेकिन मैकबेथ को उकसाया किसने था, इसने, लेडी मैकबेथ ने। तो बाद में इसी गिल्ट से मर जाती है कि भाई मैंने यार अच्छा नहीं करा, है ना, उकसा कर उसने मार दिया। तो ये वाली बात है। तो 2 मिनट, हाँ। अब देखो भाई, द विचेस ऑल्सो क्रिएट कंफ्यूजन बाय गिविंग हाफ ट्रूथ एंड मिसलीडिंग प्रोफेसीज, है ना, बताया था ना मैंने, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी दी थी, किसको, मैकबेथ को। तो विचेस ने भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करी भाई, हाफ आधी सच्चाई बताकर और मिसलीडिंग भविष्यवाणी देकर, और मैकबेथ बिलीव करता था उन पर, एंड चूजेस द पाथ ऑफ क्राइम एंड एम्बिशन, क्योंकि उसने बोला था भाई राजा बनेगा मैकबेथ। तो उस पर क्या, इन तीनों पर मैकबेथ बिलीव भी करता था, और उसने क्राइम का पाथ चुन भी लिया फॉर हिज एम्बिशन। ये मत सोचना कि ये लॉयल सोल्जर है, तो इसके अंदर लेकिन एक लालच थी भाई राजा बनने की, ध्यान रखना। एंड द एटमोस्फेयर ऑफ फॉग एंड विल दी फिल द एयर इन द लाइन
ऑल्सो सिम्बलाइज कंफ्यूजन एंड डार्कन, फॉग एंड फिल द एयर इन द लाइन, है ना, ये जो वर्ड है लाइन के अंदर, ये भी दिखाता है, सिम्बलाइज करता है कंफ्यूजन को एंड डार्कनेस को। थ्रू आउट द प्ले शेक्सपियर शोज अ वर्ल्ड वेयर मोरल वैल्यूज आर disturbed and people can not easily distinguish between right and wrong। तो दिखाता है जहां पर क्या है, शेक्सपियर यहाँ पर बताते हैं हमें, विलियम शेक्सपियर, कि ऐसा वर्ल्ड जहां पर मोरल वैल्यूज डिस्टर्ब हो जाती हैं और लोग इजीली फाइंड भी नहीं कर पाते, डिफरेंस भी नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। आपके साथ भी ऐसा होता है, होगा आपके साथ भी, आपके आसपास भी अराउंड में क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन से लोग सही हैं कौन से गलत है, वही वाली बात है। Thus the confusion between fair and foul, यानी क्या सही क्या गलत, is central theme of the play and reflects evil deception, ambition and moral disorder। कि कैसे तुम मोरली डिसऑर्डर है तुमको, यानी तुम मोरली कैसे गलत हो सकते हो, लेकिन मोरली तुम ऐसे हो लेकिन तुम गलत भी हो सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली कमेंट ऑन द नेचर ऑफ एविल इन डॉक्टर फोस्टूस। तो आपको डॉक्टर फोस्टूस जो है ना, इसका जो नेचर है ना, तो नेचर ऑफ एविल है ना, एविल मतलब वही होता है आपके अंदर का बुरापन, आपके अंदर की बुरी हरकतें। तो नेचर ऑफ एविल क्या है इस डॉक्टर फोस्टूस वाले नोवेल में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हो भाई, तो इंट्रोडक्शन देखो भाई। तो क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फोस्टूस इज अ ट्रेजिक प्ले दैट शोज हाउ इविल स्लोली डिस्ट्रॉय अ ह्यूमन बीइंग। कैसे जो एविल होता है ना, एविल वो कैसे ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ये प्ले ये भी प्रेजेंट करता है ना, कि जो एविल है ना, वो एज आउटसाइड फोर्स नहीं आता, वो हमारे अंदर होता है। मतलब कि द प्ले प्रेजेंट्स एविल नॉट ओनली एज एन आउटसाइड फोर्स इन द फॉर्म ऑफ डेविल्स एंड टेम्पटेशंस बट आल्सो एज इनर वीकनेस सच एज प्राइड, ग्रीड एंड एम्बिशन एंड डिसपेयर। हमारे अंदर भी एविल छुपा होता है, ये नहीं कि हमें कोई बाहर से बोलेगा कि भाई तू ऐसा कर ऐसा कर। जब तुम्हारे अंदर एविल आएगा, तुम्हारे अंदर बुरी चीजें जागेंगी नहीं, इंसान के अंदर भी होता है। जैसे फोस्टूस वाला केस है, फोस्टूस के लिए डेविल जिम्मेदार है कि भाई वो हेल में गया, उसने डील करी, बट फोस्टूस खुद भी जिम्मेदार है, उसके अंदर आत्मा भी ये कहती थी कि हाँ भाई तुझे कि अनलिमिटेड पावर नॉलेज चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फोस्टूस बिकम्स द विक्टिम ऑफ एविल, तो ये एविल का विक्टिम बना, तभी तो ये हेल में गया, बिकॉज ही नोइंगली चूजेस द रॉन्ग पाथ, वो जानबूझकर उसने पाथ गलत चुना और शेक द पावर एंड प्लेजर, है ना भाई। तो उसने क्या करा, पावर को और प्लेजर को चुना, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, एविल एज एम्बिशन एंड प्राइड, है ना, यहाँ पर हम सब हमारे यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ एविल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो नेचर ऑफ एविल ही बता रहा है ये, एविल एज एम्बिशन एंड प्राइड। तो एविल को आप एज एम्बिशन देख करके भाई मुझे एविल चूज करना है, मेरे को चाहिए ही, मेरा एम्बिशन है। और प्राइड, आपको घमंड, आपको बहुत हुआ है अपने ऊपर, गुरूर, कि मेरे पास एविल है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले फोस्टूस इज अ ग्रेट स्कॉलर, ही हैज अ नॉलेज ऑफ मेडिसिन, लॉ एंड फिलोसफी, रिलीजन, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉलेज थी इसके पास, लेकिन इससे सेटिस्फाइड नहीं था। जिंदगी में अच्छा कर सकता था इससे, लेकिन इससे ये खुश नहीं था। एंड ही वॉन्ट्स अनलिमिटेड पावर एंड मैजिकल नॉलेज, तो इसको अनलिमिटेड पावर नॉलेज चाहिए थी। एंड हिज प्राइड मेक्स हिम थिंक दैट ऑर्डिनरी ह्यूमन कैन नॉलेज इज यूजलेस। तो जो ऑर्डिनरी ह्यूमन के पास नॉलेज होती है ना, वो बहुत यूजलेस होती है। इसकी इस ये खुद सोचता था ऐसा, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। एंड ही सेज दैट अ साउंड मैजिशियन इज अ डेमी गॉड, है ना, मतलब कि जो एक मैजिशियन, क्योंकि ये मैजिशियन था, इसको थोड़ा बहुत मैजिक आता था, किसको, इसको फोस्टूस को, है ना, थोड़ा बहुत मैजिक तो आता था। तो कहता था यार कि ऐसा कोई मुझे मैजिशियन बोले ना, थोड़ा कम अच्छा लगता है ना भाई। तो वही बात है। तो विच शोज हिज ओवर कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशन, तो ये दिखाता ओवर कॉन्फिडेंस को, एम्बिशन को। एंड फोस्टूस प्राइड बिकम द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेविल, तो उसका जो प्राइड था ना अंदर का, ये कि मेरे को ये चाहिए, है ना, तो ये पहला क्या बना भाई, ये पहला स्टेप बना कि ये एविल की तरफ गया, गलत रास्ते की तरफ गया, और मतलब डाउनफॉल की तरफ गया। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज नॉलेज फॉर गुड एंड गुड पर्पसेस ही वांट्स पावर, ऑनर एंड प्लेजर फॉर हिमसेल्फ, तो ये अच्छे काम से ज्यादा अपने लिए पावर चाहता था। दस मार्लो शोज दैट अनकंट्रोल्ड एम्बिशन, तो मार्लो यहाँ पर दिखाते हैं कि जो अनकंट्रोल एम्बिशन होता है ना, ये क्या होता है, इससे एक पर्सन डिस्ट्रक्शन की तरफ, अपने बर्बादी की तरफ यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, एविल इन द फॉर्म ऑफ लूसीफर एंड मेफिस्टोफेलिस, ये तो ऑलरेडी डेविल है ये दोनों,
ये दोनों क्या है, डेविल है, ये ध्यान रखना है। जो पहली हेल में जा चुकी है, ये ध्यान रखना है। अब एक और साथी को लेने आ रहे हैं अपने फोस्टस। तो एविल जो है इनके फॉर्म में भी दिखाया गया है आपके नोवेल के अंदर। तो एविल इन द प्ले ऑल्सो अपीयर्स थ्रू सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स लाइक लूसीफर एंड मेफिस्टोफेलिस एंड द बैड एंजल, जो कि फोस्टस के अंदर ही थी, मतलब गुड एंजल एंड बैड एंजल। तो स्टोरी के अंदर इन तीनों के फॉर्म में भी एविल आपको दिखाया गया है। एंड दिस कैरेक्टर्स टेम्प्ट फोस्टस टू एनकरेज हिम टू कंटिन्यू ऑन द एविल पाथ। तो ये तीनों ही जो है यहाँ पर उसको टेम्प्ट करते हैं कि इस पाथ को तू कंटिन्यू रख भाई, ठीक है। एंड मेफिस्टोफेलिस बिकम द सर्वेंट ऑफ फोस्टस, 24 साल तक सर्वेंट रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। मेफिस्टोफेलिस सर्वेंट किसका, फोस्टस का। आफ्टर ही साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद लूसीफर, तो इसने क्या करा था, लूसीफर से जो कॉन्ट्रैक्ट करा था। एंड हाउएवर मार्लो मेक्स इट क्लियर दैट डेविल्स डू नॉट फुली फोर्स फोस्टस, डेविल्स ने फोस्टस को फोर्स नहीं करा। फोस्टस हिमसेल्फ फ्रीली चूजेस टू सेल हिज सोल टू लूसीफर फॉर 24 इयर्स ऑफ प्लेजर एंड मैजिकल पावर। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, खुद जो है मैजिकल पावर्स के लिए, प्लेजर के लिए 24 इयर्स की डील ये करी है और अपने सोल को बेच दी है। एंड देयरफॉर द प्ले सजेस्ट दैट एविल बिकम्स पावरफुल, है ना। ये प्ले ये भी सजेस्ट करता है कि एविल जो पावरफुल जब बनते हैं जब पर्सन उसको विलिंगली एक्सेप्ट करे, वरना एविल किसी पे हावी कभी हो ही नहीं सकता है। ये ध्यान आपको रखना है। आगे देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल, है ना भाई। गुड और एविल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है प्ले के अंदर। तो ये एविल का नेचर ही है ना। जब भी आपके अंदर एविल आएगा ना, ध्यान सुनो मेरी बात, जब भी आपके अंदर एविल आएगा तो उस टाइम पे कुछ अच्छी चीजें भी आएंगी, ठीक है, एक गुड चीजें भी आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो थ्रू आउट द प्ले फोस्टस फेसेस द कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल थ्रू गुड एंजल एंड बैड एंजल, ध्यान रखना। तो ये जो गुड एंजल थी वो एडवाइस करती थी उसको भाई कि ब्लैक मैजिक को छोड़ दे और गॉड के पास वापस चले जाओ और माफी मांग ले। लेकिन जो बैड एंजल है उसको पुश करती रही टूवर्ड एविल एंड प्लेजर की, तुझे अनलिमिटेड पावर नॉलेज है तो उस प्लेजर की तरफ भाग। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रिप्रेजेंट करता है बैटल इनसाइड फोस्टस माइंड। तो फोस्टस के माइंड में एक बैटल भी चलती थी इस चीज को लेकर। आगे देखो, एंड द ओल्ड मैन आल्सो एडवाइस फोस्टस टू डिपेंड सिंसियरली एंड सीक्स गॉड मर्सी। जब इसका टाइम पूरा हो चुका था लगभग, जब इसको हेल में ये जा ही रहा था, तो वहां पर भी जब कुछ टाइम बचा था, लास्ट को शायद 1 घंटा बचा था, और ये ओल्ड मैन वहां पर था, वो भी कह रहा था कि भाई भी टाइम है, रिपेंट कर ले और गॉड से माफी मांग ले, लेकिन वो डेविल करने नहीं दे रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। दिस मूवमेंट शो दैट फोस्टस स्टिल हैज चांसेस टू सेव हिमसेल्फ। फिर लेकिन उन डेविल की बात में वो आ गया, बट बिकॉज ऑफ फियर प्राइड एंड डिसअपियर, क्योंकि डर तो उसको बहुत लग रहा था उस टाइम पे। एंड ही कैन नॉट रिटर्न टू द पाथ ऑफ गुडनेस, अब वो अच्छाई के रास्ते पे चल नहीं सकता था। और जब लास्ट में वो हेल में जाने वाला था तो ये भी कहता है ये कि काश जो ये लास्ट का 1 आवर है ना, काश ये 24 घंटे यानी 1 दिन के बराबर हो जाए, ऐसा भी वो कहता है, ठीक है। आगे देखो, एविल गिव्स ओनली टेम्पररी प्लेजर, सही बात है। जो एविल होता है ना आपके अंदर का, वो बहुत कम टाइम के लिए आपको क्या देता है, प्लेजर देता है। तो फोस्टस ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग a powerful ruler and a great scholar with magical abilities। तो फोस्टस जो है ड्रीम करता है एक पावरफुल रूलर बनेगा और एक ग्रेट स्कॉलर बनेगा, क्योंकि नॉलेज उसके पास बहुत ज्यादा आ जाएगी, है ना, विद मैजिकल एबिलिटीज। बट आफ्टर गेटिंग मैजिकल पावर्स ही वेस्टेड देम फुल ट्रिक्स एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दी सारी पावर को, किस पर, फुल ट्रिक्स पर, है ना, और एंटरटेनमेंट पर। इनने कुछ भी ऐसा नहीं कर जैसे रूलर बन जाए, पावरफुल बन जाए। ही प्लेज जोक्स ऑन पीपल, ने जोक्स करे लोगों पर, चीट करा उनको, है ना, चीट द हॉर्स कोर्सर, मतलब उसके हॉर्स को घास में बदल दिया। और एंड जो परफॉर्म शोज फॉर किंग्स एंड एम्परर्स, जो एम्परर्स है, किंग्स है, उनके लिए शो करे। इसने क्या इस चीज के लिए पावर ली थी, नहीं ना, तो इन्हें रूल करने के लिए ली थी, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ नहीं करा। एंड दिस शोज दैट एविल डज नॉट गिव द ट्रू हैप्पीनेस। ये शो करता है कि जो एविल है ना, एविल डज नॉट गिव ट्रू हैप्पीनेस, है ना, और ग्रेटनेस। इंस्टेड इट मेक्स लाइफ एम्प्टी, मतलब कि लाइफ खाली बना देता है एंड मीनिंगलेस बना देता है। आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रहती, ये ध्यान रखना है। एंड फोस्टस लॉसेस बोथ हिज सोल एंड हिज पर्पस इन लाइफ। तो फोस्टस यहाँ पे दोनों ही चीज खो देता है, अपना पर्पस भी खो देता है और अपनी सोल भी खो देता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, एविल एज डिसअपियर, एविल एज डिसअपियर, तो जो एविल है वो चले जाता है, मतलब one of the most important forms of evil in the play is disappear, not disappear,
many times Faustus thinks about repentance, but he believes that it is impossible for him to receive God's forgiveness. उसको भी लग रहा था कि बहुत इम्पॉसिबल है कि गॉड मुझे माफ करे. This hopelessness becomes another reason for his downfall. ये जो होपलेस हो गया था ना यहाँ पर, ये भी एक डाउनफॉल का रीजन बना है. और मार्लो यहाँ पर सजेस्ट भी करते हैं दैट लूजिंग फेथ इन गॉड एंड गॉड्स मर्सी इटसेल्फ अ डेंजरस सीन. है ना, सीन मतलब होता है पनिशमेंट. सीन मतलब होता है पनिशमेंट. ठीक है भाई. तो मार्लो यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं कि भाई गॉड की मर्सी में तुम बिलीव खो रहे हो, तो ये भी एक डेंजरस सीन है. एंड द फोस्टस बिकम्स ट्रैप्ड बिटवीन फियर एंड होपलेसनेस. तो यहाँ पर वो फंस गया था इन दोनों के बीच में, ट्रैप्ड होपलेसनेस और फियर के बीच में. एंड फाइनली ही कंप्लीटली सरेंडर्स हिमसेल्फ टू एविल. फाइनली वो लास्ट में सरेंडर कर देता है डेविल को, मतलब एविल को. द फाइनल डोमिनेशन ऑफ फोस्टस. ठीक है, डोमिनेशन मतलब वो होता है कि जब वो भाई हेल में जा रहा होता है. ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है. तो इन द लास्ट सीन फोस्टस रियलाइज हिज मिस्टेक एंड बिकम्स टेरिफाइड ऑफ एटर्नल पनिशमेंट. और यहाँ पर वो डर जाता है, टेरिफाइड हो जाता है एटर्नल पनिशमेंट से, जो कभी खत्म नहीं होने वाले. क्योंकि नरक में जाएगा थोड़ी ना तेरे वहाँ पे उसके लिए वो सब रखे रहेंगे, नहीं ना. वो वहाँ पे एटर्नल पनिशमेंट है जो कभी खत्म नहीं होने वाली. एटर्नल मतलब होता है जो चीज कभी खत्म ना हो. एंड ही विशेस दैट टाइम वुड स्टॉप सो दैट ही कुड रिपेंट. मैंने बताया था ना 1 घंटे को 1 दिन के बराबर मानने की कह रहा था. तो यहाँ पर वही बात है. तो वो सोचता है, विश करता है कि टाइम वुड स्टॉप सो दैट ही कुड रिपेंट. वो कुछ माफी मांग पाए, है ना, मर्सी मांग पाए गॉड की. बट इट इज टू लेट. अब बहुत लेट हो चुका था. एंड द डेविल्स अराइव एंड कैरी हिम अवे टू हेल. उसको आते ले जाते हेल के लिए. इस ट्रेजिक एंड शोज the complete victory of evil over a man who misused his knowledge and ignored moral values. ये दिखाता है कि भाई यहाँ पर विक्ट्री हुई है एविल की ओवर अ मैन हु मिसयूज हिज नॉलेज. जो उसको नॉलेज मिली उसने उसका मिसयूज करा एंड इग्नोर कर दी मोरल वैल्यूज को. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. अगला क्वेश्चन, करेक्टर इज डेस्टिनी. क्रिटिकली डिस्कस दिस कंसेप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकबेथ. जबकि सेकंड यूनिट है. तो मैकबेथ के कंटेक्स्ट में आपको ये लाइन जो है, करेक्टर इज डेस्टिनी, है ना. तो करेक्टर, जैसा आपका करेक्टर वैसे ही आपकी डेस्टिनी, ये आपको बताना है इस मैकबेथ के अकॉर्डिंग. तो भाई चलो, मैकबेथ की कुछ स्टोरी आपको पीछे पता चली गई. अब आपको पूरी स्टोरी यहाँ पता चल जाएगी इस चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते. पर ध्यान से सुनना और हर बातों को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. The statement character is destiny means that a person is nature and actions decide his future. तो जैसा उसका नेचर, जैसे उसके एक्शंस, वैसे ही उसका क्या होगा, फ्यूचर होगा. यही क्या है, ये लाइन हमें बताती है, मैं बता भी चुका हूँ. तो इन शेक्सपियर मैकबेथ दिस आइडिया इज क्लियरली शोन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ. तो जो आइडिया है ना, कैरेक्टर डेस्टिनी, ये मैकबेथ के कैरेक्टर के थ्रू हमें बताया गया है इस नोवेल के अंदर. एंड हिज एम्बिशन, ग्रीड फॉर पावर, यानी लालच पावर के लिए, एंड वीक मोरल कंट्रोल, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है जब लेडी मैकबेथ बोलती है इसको. तो इसी वजह से क्या होता है, लीड हिम टुवर्ड डिस्ट्रक्शन. यही चीज को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है. एंड ऑल्दो द विचेस प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर, इट इज मैकबेथ्स ओन कैरेक्टर एंड डिसीजंस दैट मेक हिज ट्रेजिक फेट पॉसिबल. जो चुड़ैलों ने जो इसके लिए फेट यानी जो प्रोफेसिस करी थी, वो खुद पॉसिबल करवाई इसने मैकबेथ ने, सारे एक्शंस करके, है ना, अपने ऐसे डिसीजंस लेके. और मैकबेथ एज अ ब्रेव सोल्जर, यहाँ पर अब ना करेक्टर इज डेस्टिनी की बात हम कर रहे हैं. तो करेक्टर कैसा था, अब कैसा उसके कैसे कैसे इसने एक्शन लिए मैकबेथ ने, और कैसे इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, कैसे इसकी डेस्टिनी मिली जो उसकी थी, डेथ हो जाती है मैकबेथ की लास्ट में. तो वो आपको लाइन से बताया जाएगा, ध्यान सुनना. तो मैकबेथ एज अ ब्रेव सोल्जर, तो स्टार्टिंग में मतलब प्ले के मैकबेथ एज अ ब्रेव और लॉयल सोल्जर दिखाया गया है. और जो किंग डनकन है ना, एंड अदर्स रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज करेज. और जो किंग डनकन है और जो बाकी है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मैकबेथ की, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत बहुत थी, करेज बहुत थी, बैटल के अंदर बहुत लड़ता था ये. एंड ही इज ऑनर्ड विद द टाइटल एंड थाने ऑफ कॉर्डोर. ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो थाने ऑफ या थाने बोलते हैं, ठीक है इसको, थाने ऑफ कॉर्डोर जो है ये एक ऑनर है ना. ये कहाँ पे, जैसे यहाँ पे पद्म विभूषण वगैरह सब होते हैं, ऐसे उस टाइम पे एक सम्मान वाला हुआ करता था, कह सकते हो टाइटल. तो इसको दिया गया बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी. एंड हाउएवर इनसाइड मैकबेथ देयर इज अ हिडन एम्बिशन फॉर पावर. तो उसके अंदर एक हिडन एम्बिशन था, एक लालच थी किसकी, पावर की.
है ना, ये राजा बनना चाहता था। एंड दिस एम्बिशन बिकम्स स्ट्रोंगर आफ्टर ही hears that witch's prophecy that he will become the king of स्कॉटलैंड, है ना भाई। तो जो इसका एम्बिशन है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब ये सुनता है कि विचेस की जो प्रोफेसी कि एक दिन जो है ये क्या बनेगा, राजा बनेगा स्कॉटलैंड का। अब यहाँ पर रोल ऑफ एम्बिशन देखो तो एम्बिशन इज द मेन रीजन फॉर मैकबेथ डाउनफॉल। जो उसका डाउनफॉल हुआ, जो उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, जिसको सम्मान मिलता था, सब धीरे धीरे जाने लग गया। द विचेस ओनली गिव द प्रोफेसी, है ना, बट दे डू नॉट फोर्स मैकबेथ टू कंटिन्यू मर्डर। कि भाई तो राजा बनेगा, ये नहीं कि तो मर्डर करना पड़ेगा राजा बनने के लिए, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन मर्डर कर दिया ना, वो राजा बनेगा। और राजा बन भी गया था, फिर बाद में हट भी गया था। जब मरेगा तो राजा तो कोई और बनेगा ही ना फिर। तो मैकबेथ को भाई मर्डर करने के लिए कमिट तो नहीं करा कि भाई मर्डर कमिट कर दे, वो इसके लिए फोर्स नहीं करा था। तो मैकबेथ ने खुद करा ये, एविल पाथ ने खुद चूज करा। ही वांट्स पावर एंड किंगशिप क्विकली। तो भाई वो राजा गद्दी बैठना चाहता था, उसको किंगशिप चाहिए थी, है ना, उसको पावर चाहिए थी, इस वजह से उसने खुद ये करा। एट फर्स्ट मैकबेथ नो दैट किलिंग डनकन इज मोरली रॉन्ग। जब वो उसको पता है कि भाई मैं अगर मैं क्या करूंगा, किंग डनकन को मार दूंगा तो ये गलत है मोरली, इसको पता है ये, बट वो कंफ्यूजन थी ना उसके अंदर, ध्यान आपको रखना है। तो ही अंडरस्टैंड्स दैट डनकन इज अ गुड किंग एंड ऑल्सो हिज गेस्ट। उसे घर पे खाना खाने आया है भाई, वो बुलाया है क्योंकि उसने बैटल में जितवाया और किंग डनकन को बचाया। क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर ही बहुत सारे ऐसे गद्दार थे, है ना, जो राजा को मरवाना चाहते थे, लेकिन एक बहुत ब्रेव सोल्जर था, लॉयल सोल्जर था। तो इसलिए वो खाना खाने आते, यहाँ पर डिनर करने आते, तो ऐसा गेस्ट थे किसके, मैकबेथ के। और डनकन बहुत गुड अच्छा किंग था, ये ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जो उसका एम्बिशन था, है ना, वो बढ़ता गया, है ना। इस वजह से क्या हो गया, जो मतलब उसकी मोरल वैल्यूज थी उससे ज़्यादा क्या हो गया, देन हिज कंसाइंस, मतलब वो ज़्यादा एम्बिशन ज़्यादा हावी हो गया उसकी मोरल वैल्यूज से। इस वजह से क्या कर देता है, मर्डर कर देता है, स्टार्ट कर देता है अपनी जर्नी, उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है डिस्ट्रक्शन वाली। एंड ये दिखाता है कि कैसे मैकबेथ ट्रेजिक डेस्टिनी इज क्रिएटेड मेनली बाय हिज ओन करेक्टर। जो उसकी डेस्टिनी है ना, वो कैसे, वो खुद के करेक्टर की वजह से हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ लेडी मैकबेथ। मैंने बताया ना लेडी मैकबेथ ने उसको उकसाया था, वही वाली बात है। तो मैकबेथ करेज एंड मैनहुड पुशेस हिम टुवर्ड्स मर्डर। तो उसके जो मैकबेथ की करेज है और जो उसकी मैनहुड है ना, जो एक आदमी की होती है, उसने क्या करा कि मर्डर करने के लिए उसको पुश कर दिया, है ना। क्योंकि जो ये लेडी मैकबेथ है वो एनकरेज करती है कि भाई डनकन को किल कर दे और राजा बन जा। और ये एनकरेज ऐसे नहीं हो जाता है, मैंने बताया ना, उसको बोला कि भाई तू बहुत कमजोर है ना, तेरे बस की कुछ नहीं है, वो वाली बात इसको ऐसे बोली, किसको, मैकबेथ को। ये ध्यान रखना है आपको। बट इवन हेयर मैकबेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। भाई कोई कुछ भी बोले, आप अगर कुछ कर रहे हो, किसी को छुरा खोप रहे हो, तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो, कोई कुछ भी बोले, कोई बात है। तो यहाँ पर अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार था। एंड लेडी मैकबेथ कैन इन्फ्लुएंस हिम। भाई लेडी मैकबेथ उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो इसको खुद का है। इसी वजह से तो उसने बोला जा रहा है कि इसने एक्शन यहाँ पे गलत लिया। और ऐसा एक्शन इसने इसलिए ले लिया क्योंकि ये चाहता था राजा बनना, इसलिए इसने ऐसा करा। एंड शेक्सपियर शोज दैट अ वीक कैरेक्टर कैन इजीली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एविल सजेशन। तो दिखाता है जो वीक कैरेक्टर होता है ना, जो वीक पर्सनैलिटी होती है, वो बहुत जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, वही ध्यान। हाँ, तो आप मुझे बताना क्या वीक पर्सनैलिटी है आपकी या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, आगे चलो, मैकबेथ मोरल वीकनेस। तो यहाँ पे मैकबेथ की मोरल वीकनेस भी है। तो आफ्टर किलिंग डनकन मैकबेथ लूजेस हिज पीस ऑफ माइंड। तो उसका पीस ऑफ माइंड जा रहा था भाई, और फियर, गिल्ट, इनसिक्योरिटी बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी, है ना। ये सब उसके मन में चलता रहता था और कंट्रोल करने लग गया ये सब चीज़ें। पहले बहुत फ्री रहता था, लेकिन अब वो डर, गिल्ट हो गया उसके मन में, और इनसिक्योरिटी सी आ गई, है ना भाई, इसके मन में, जो कंट्रोल करने लग गई इसको। और टू प्रोटेक्ट हिज थ्रोन, अपने राजा तो बन चुका है ये मैकबेथ, राजा तो बन चुका है। तो टू प्रोटेक्ट दिस थ्रोन ही कमिट्स मोर क्राइम सच एज मर्डर ऑफ बैंको एंड मैकडफ्स फैमिली। अब ध्यान सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। ये इसके पीछे की भी कहानी है। ये जो बैंको है, ये कौन है, ये मैकबेथ का दोस्त है, ये मैकबेथ का फ्रेंड है। और जो मैकडफ है, ये एक नोबल है, कहाँ का, स्कॉटलैंड का। ये क्या है, एक नोबल है। ठीक है, तो होता क्या है, बैंको से कई मतलब दोस्त तो था, लेकिन
बैंको से बनती नहीं थी, क्योंकि भाई इन चुड़ैलों ने एक और क्या करी थी, भविष्यवाणी करी थी कि बैंको भी भाई राजा बन सकता है, मतलब ऐसी भविष्यवाणी करी थी, और बैंको का बेटा ही बन सकता है, ये बात में करी थी, ठीक है। और बैंको को शक भी हो गया था इस पर, मैकबेथ पर, कि मैकबेथ ने ही राजा डंकन को मारा है, और इस मैकडफ को भी हो गया था, ठीक है। अब क्या होता है, बैंको को तो ये मरवा देता है, बैंको का बेटा भी होता है, उसका नाम आई थिंक फ्लैंस था, अगर मैं करेक्ट हूँ ध्यान रखना, ठीक है भाई, फ्लैंस था। तो बैंको और फ्लैंस ना, मतलब क्या होता है कि देखो बताता हूँ आपको, मैकबेथ ने क्या करा था, शाम को सबको बुलाया था, जिसमें बैंको को ही बुलाया था, इस मैकडफ को ही बुलाया था, और इसको ही बुलाया था, फ्लैंस को। तो होता क्या है, बैंको और फ्लैंस तो आते तो है, लेकिन जो ये अपना मैकबेथ है क्या करता है, ये मर्डरर जो होते हैं ना स्कॉटलैंड के अंदर, उनको बोल देता है कि भाई ये जब यहाँ पर आ रहे हो ना ये शाम के टाइम, तो इन दोनों को मार देना है। तो होता क्या है, बैंको को तो मार देते हैं वो मर्डरर, लेकिन ये फ्लैंस जो है इसको, ये भाग जाता है, मतलब ये, तो ये भी कहीं और भाग जाता है, और मैकडफ भी बाद में कहीं भाग जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये इंग्लैंड भाग जाते हैं, ठीक है, ध्यान आपको रखना है, ये इंग्लैंड भाग जाते हैं। और उसके बाद होता क्या, ध्यान रखना, तो भाई मैकडफ इसको वापिस आके ना मारे मैकबेथ को, मैकडफ कमजोर हो जाए। अब एक और चीज पता होनी चाहिए आपको, जो ये मैकबेथ है साइकोलॉजिकली बहुत तेज था, ये साइकोलॉजी बहुत अच्छी थी इसकी। तो उसने सोचा कि मैं मैकडफ की जो है फैमिली को अगर मार दूंगा तो क्या होगा, मैकडफ कमजोर हो जाएगा। तो मैकडफ की फैमिली को इसने मार दिया, जब मैकडफ यहाँ पे था ही नहीं, तो उससे क्या हुआ, मैकडफ बहुत टूटा, है ना, क्योंकि ये अपनी आर्मी तैयार कर रहे थे। ये ध्यान रखना, ये बैंको का बेटा मैकडफ और जो राजा डंकन है ना, उसका बेटा भी, ये तीनों मिलकर क्या करते अपनी आर्मी तैयार कर रहे थे। तो वही चीज है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर ज्यादा में यही लास्ट में क्या करते हैं, मारते हैं किसको, मैकबेथ को, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिज वॉयलेंट एक्शन मेक हिम क्रूएल एंड tyrannical. Slowly he becomes is isolated and loses the support of his friends and people. तो धीरे धीरे जो ये एक्शन थे, है ना, ये वॉयलेशन वगैरह, वॉयलेंट होना, क्रुएल्टी दिखाना, है ना, तो इस सबसे क्या होगा, धीरे धीरे वो आइसोलेटेड होने लग गया, मतलब अकेला पड़ गया, और सारा सपोर्ट उसने खो दिया अपने फ्रेंड्स का, लोगों का। इस वजह से क्या हो गया, इसका खुद के करेक्टर ने क्या करा, इसको एविल की तरफ भेजा, ध्यान रखना। अब आगे देखो, रोल ऑफ द विचेस, ये जो चुड़ैल है इनका यहाँ पर रोल क्या है। द विचेस क्रिएट टेम्पटेशन एंड कंफ्यूजन इन मैकबेथ माइंड। तो ये जो चुड़ैल थी उसने भाई क्या करा, ये कंफ्यूजन और टेम्पटेशन क्रिएट करे, और देयर प्रोफेसिस इंक्रीज हिज एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस। तो जो उनकी भविष्यवाणी थी ना, उसने क्या करा भाई, इसके लालच को और बढ़ाया, एम्बिशन को बढ़ाया, और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, ठीक है। एंड दे ऑल्सो कंफ्यूज हिम विद हाफ ट्रूथ, और आधे सच से क्या करा भाई, कंफ्यूज करा मैकबेथ को और मिसलीड करा, है ना। और however Shakespeare does not present the witches as the completely responsible for Macbeth's downfall, और शेक्सपियर डज नॉट प्रेजेंट द विचेज एज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। भाई सही बात है, चुड़ैल थोड़ी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है मैकबेथ के डाउनफॉल के लिए, उसने तो बस एक बातें कही, अब मानना ना मानना वो तो उसके हाथ में है कि जिसने माना। और मैकबेथ ऑलरेडी हैज एम्बिशन इनसाइड हिम, उसके अंदर खुद से एक एम्बिशन था, वो किंग बनना चाहता था, और किसी ने आकर उसको पुश कर दिया भाई, बोल के भविष्यवाणी दे दी। आप सोचते हो कि आप टॉप करोगे, लेकिन आपका दोस्त भी कहता है कि भाई तो पक्का टॉप करेगा, आप बहुत खुश हो जाते हो, वही वाली बात थी। एंड द विचेस ओनली अवेकन इट, है ना भाई, एंड देयरफॉर हिज डेस्टिनी इज फाइनली शेप्ड बाय हिज ओन चॉइसेस एंड कैरेक्टर। तो जो उसकी डेस्टिनी थी ना, वो खुद इसके कैरेक्टर और इसकी खुद की चॉइस ने इसकी डेस्टिनी इसको पहुंचाई जहां पर ये पहुंचा लास्ट में। देखो, गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल सफरिंग, तो यहाँ पे तो गिल्ट भी होने लग गया और साइकोलॉजिकल सफरिंग भी इसको होने लग गई, किसको, मैकबेथ को। देखो, तो मैकबेथ कैरेक्टर आल्सो ब्रिंग्स हिज मेंटल सफरिंग आफ्टर कमिटिंग क्राइम्स। तो उसने क्राइम तो बहुत सारे कर ही दिए थे, तो बहुत सारे इसको मेंटल सफरिंग भी आ रही थी, तो वो डर डर रहा था, और वो बिल्कुल बिल्कुल भी रेस्ट ये नहीं लेता था, बिल्कुल रेस्टलेस ही हो गया था। एंड ये देखता है, और इसको कई बार भाई घोस्ट भी दिखता है बैंको का, और इमेजिनरी वॉइस भी इसको सुनाई देती है, ये ध्यान रखना है। और जब ये बैंकों को मार देता है, तो जब ये बैंकों को घोस्ट वगैरह, बैंकों को घोस्ट इसको दिखता है, विजन दिखता है, और जब ये सबके सामने ही दिखता है ये घोस्ट वगैरह, तो तभी जाके बहुत लोगों को शक हो जाता है कि राजा डंकन को इसी ने मारा है, ये ध्यान रखना है आपको। मैकडफ को भी इस टाइप पे पता चलता है, और जो लेडी मैकबेथ है वो भी सफर करती है गिल्ट से, और फाइनली भाई अपना मेंटल बैलेंस खो देती है और मर जाती है वो। एंड दिस साइकोलॉजिकल सफरिंग प्रूव्स दैट एविल एक्शंस
डिस्ट्रॉय इनर पीस एंड हैप्पीनेस। अगर आप कुछ ऐसा गलत काम कर देते हो तो आपकी जो मन की शांति, जो इनर पीस है वो खत्म हो जाती है, ध्यान रखना। और आप मेंटली आप डिस्ट्रॉय हो जाते हो, ध्यान रखना, इम्बैलेंस हो जाते हो। मैकबेथ ट्रेजिक एंड। अब मैकबेथ का एंड कैसे होता है देखो, तो इन द एंड मैकबेथ लूजेस एवरीथिंग, पीस, फ्रेंडशिप, ऑनर एंड फाइनली ही अपनी लाइफ भी खो देता है। एंड मैकडफ किल्स हिम एट मेलकोम। मेलकोम कौन है ये? मेलकोम है राजा डनकन, डनकन का बेटा, एल्डेस्ट सन है ये, एल्डेस्ट सन है, ठीक है, बड़ा बेटा है। तो ये राइटफुल, मतलब भाई राइटफुल मतलब क्या होता है, ये भाई किंग मारा तो उसका बेटा ही तो बनेगा, उत्तराधिकारी तो उत्तराधिकारी तो बेटा ही बनेगा, तो वही चीज है। तो मेलकॉम भाई जो राइटफुल किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का। एंड मैकबेथ डेथ रिस्टोर्स मोरल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इन द कंट्री। तो भाई जो मैकबेथ की डेथ वो रिस्टोर कर देती मोरल वैल्यूज को, है ना, और पॉलिटिकल ऑर्डर जो चलता था कंट्री के अंदर वापस रिस्टोर हो जाता है। एंड इस हिज ट्रेजिक फॉल शोज that his destiny was mainly created by his own ambition and moral weakness। तो जो ये ध्यान रखना है आपको, जो डेस्टिनी है ना वो मेनली क्रिएट होती है कैसे, खुद के एम्बिशन से। अब यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब जो अब है ना इन चुड़ैलों ने जो विचेज है, यहाँ पे उन्होंने एक और भविष्यवाणी करी थी बाद में, जब मैकबेथ को डर लगने लगा था यार मेरे भी कहीं जान जा सकते, तो इन विचेज ने बोला कि भाई तेरे को पता है कौन मार पाएगा मैकबेथ को, कौन मार पाएगा मैकबेथ को? वही मार पाएगा जो नेचुरली पैदा हुआ ही नहीं है, जो नेचुरली पैदा हुआ नहीं है। नेचुरली आप समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार कोई ऑपरेशन से पैदा होता है तो नेचुरल पैदा नहीं हुआ है वो, है ना भाई। तो बस, तो फिर मैकबेथ सोचता है यार सब तो नेचुरली पैदा होते फिर तो मुझे कौन ही मार पाएगा, क्योंकि विचेस तो बोलते तो नेचुरली पैदा नहीं हुआ वही मारेगा। तो फिर इसको पता मारता कौन है, इसको मारता है मैकडफ। इस मैकबेथ को मारता कौन है, मैकडफ मारता है। और मैकडफ मारता है पता है, और जब मैकबेथ मैकडफ को बोलता भी है मुझे कोई नहीं मार सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे वही मार सकता जो नेचुरली पैदा नहीं हुआ। तो फिर मैकडफ कहता है मैं तो नेचुरली पैदा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो अपनी माँ का पेट फाड़ कर पैदा हुआ हूँ। तो उसी वजह से क्या होता है, मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। समझ आया भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। इलेबोरेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रोवर द नेक्सस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड मैरिज। तो आपको इनहेरिटेंस और मैरिज के बीच में कनेक्शन बताना है, सीधी बात मैं कहूँ तो, है ना। इनहेरिटेंस का मतलब जो सिंपल सा होता है, अगर मैं जनरल वे में बात करूँ तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स की जो सारी क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर आ रही है, तो इनहेरिटेट हो रही है वो, है ना, ये ध्यान रखना है। तो आपको इनहेरिटेंस और मैरिज इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या, ध्यान सुनना बस, ये आपको बताना है। रोवर आपकी थर्ड यूनिट है ये। इन एफ्राबैन द रोवर मैरिज एंड इनहेरिटेंस आर क्लोजली कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड है। तो ये प्ले हमको दिखाता है कि जो रेस्टोरेशन सोसाइटी मैरिज वॉज नॉट ओनली अबाउट लव बट ऑल्सो अबाउट मनी, प्रॉपर्टी एंड फैमिली ओनर एंड सोशल स्टेटस। सही बात है। यहाँ पर इस प्ले हमें दिखाता है कि जो ये जो शादी होती है ना, या जो मैरिज होती है, ये सोसाइटी को वापस बनाना, रिस्टोर करना। और मैरिज जो होती है भाई केवल लव के लिए नहीं होती है, ये मनी, प्रॉपर्टी, फैमिली ओनर, फैमिली का सम्मान तो सबसे ज़्यादा होता है, एंड सोशल स्टेटस बहुत जरूरी होता है ना, इन सब के लिए भी शादी होती है। एंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स ऑफन डिसाइडेड मैरिजेस। और जो माँ बाप हो गए, है ना, पेरेंट्स हो गए, जो हमारे भाई हो गए, ब्रदर्स हो गए, वो मैरिजेस डिसाइड करते हैं टू प्रोटेक्ट वेल्थ एंड इनहेरिटेंस। मतलब जैसे चलते आ रहा है, जैसे हमारी पीढ़ी चलती आ रही है, जो हमारे वैल्यूज है वो चलते रहे, इनहेरिटेंस यहाँ पर मतलब ये है। तो यहाँ पर वेल्थ और इनहेरिटेंस हमारी चलती रहे, ठीक है, और जो हमारी पीढ़ी है वो चलती रहे, मतलब जो हमारी जिस ग्रुप से हम बिलोंग कर, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं वही शादी करें, तो ये चलती रहे। इसलिए जो है पेरेंट्स और ब्रदर हमेशा मैरिज को डिसाइड करते हैं, ये नहीं देखते कि भाई लड़की को लड़का पसंद है या लड़के को लड़की पसंद है या नहीं। तो वुमेन हेड, और ये बच्चों को काफी ना कंफ्यूजिंग लगती है, ध्यान रखना, ये वाली जो अपनी ये क्या कहते हैं नोवेल है द रोवर। एंड वुमेन हैड वेरी लिटिल फ्रीडम इन चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर। सही बात है, जो वुमेन होती है उनको अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में काफी कम आजादी होती, फ्रीडम कम होती है। तो थ्रू द करेक्टर्स ऑफ फ्लोरिंडा एंड हेलेना, एफ्राबेन criticizes this system and shows how women suffer because of family control over marriage and property। तो यहाँ पर जो है, जो अफ्राबेन है, यहाँ पर ये फ्लोरिंडा और जो हेलेना है, ये दोनों क्या है, ये बहनें हैं, दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, ये ध्यान रखना।
दोनों सिस्टर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इनके थ्रू क्रिटिसाइज करती है सिस्टम को, इस गंदे सिस्टम को, जो दिखाती है कैसे वुमेन को सफर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ फैमिली कंट्रोल, है ना, ओवर द मैरिज एंड प्रॉपर्टी। कैसे प्रॉपर्टी को लेकर, मैरिज को लेकर हम पर कंट्रोल किया जाता है, दिखाया जाता है, ध्यान रखना। और सुनो, जो हेलेना है ना, वैसे ये नन बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है ये? नन बनना चाहती है। नन आपको पता है क्या होता है? जो शादी ना करे, जो शादी ना करे, एक भिक्षुणी वाला जीवन चाहिए, बस खाना खाना है और बस घूमना है, ठीक है। लेकिन बाद में इसका मन भी बदल जाता है, किसका? हेलेना का। वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ध्यान रखना है। अभी मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को याद रखो बस आप। अब देखो यहाँ पर मेन अपना स्टार्ट होता है, तो मैरिज एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मैरिज और इनहेरिटेंस, मैरिज को कैसे एक, वो जो पीढ़ी चलती आ रही है, अपने कम्युनिटी चलती आ रही है, उसको बनाए रखना है। मैरिज को उससे जोड़ा देखा जाता है। लड़की को भाई अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि भाई पेरेंट्स चुन लेते हैं, है ना, ब्रदर चुन लेते हैं अपने, तो वही वाली बात है। ध्यान सुनना मेरी बात। तो मैरिज कैसे एक सोशल इकोनॉमिक अरेंजमेंट होता है। तो इन द प्ले मैरिज इज ट्रीटेड मोर लाइक अ बिजनेस अरेंजमेंट देन अ रिलेशनशिप ऑफ लव। तो ज्यादातर ये बिजनेस अरेंजमेंट दिखाया गया है, ये ना कि रिलेशनशिप ऑफ लव दिखाया गया है, ध्यान रखना है। तो फैमिलीज वांट डॉटर्स टू मैरी रिच एंड पावरफुल मैन सो दैट फैमिली वेल्थ एंड सोशल पोजीशन रिमेन सिक्योर। तो फैमिलीज चाहती है ना कि भाई उनको जो डॉटर्स है वो अमीर और पावरफुल मैन से शादी करे, ताकि वेल्थ भाई क्या रहे, उनकी फैमिली की वेल्थ रहे और सोशल पोजीशन बहुत सिक्योर रहे, तो समाज में सब देखे भाई कितना ऊंचा आदमी है। और अब यहाँ पर जो फ्लोरिंडा का भाई है जिसका नाम है डॉन पेड्रो, फ्लोरिंडा का भाई है डॉन पेड्रो, वो चाहता है कि जो उसकी बहन है ना वो शादी करे किससे? उसके दोस्त से जिसका नाम है एंटोनियो। ये ध्यान रखना है। तो एंटोनियो क्या है? काफी रिच है आदमी, काफी रिच है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिकॉज ही इज रिच एंड सोशली इंपॉर्टेंट, यानी समाज में इसकी इज्जत है। एंड फ्लोरेड एंड जो फ्लोरिंडा है ना, लेकिन वो फ्लोरिंडा लव नहीं करती है इससे। फ्लोरिंडा जो है वो प्यार नहीं करती है एंटोनियो से। वो किससे लव करती है? बिलवाइल से लव करती है, लव्स बिलवाइल। और बिलवाइल कौन है? ये इंग्लिश, एक इंग्लिश मैन है, ये एक इंग्लिश मैन है, ध्यान रखना, जो कि गरीब है, जो कि क्या है? गरीब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड वॉन्ट्स टू मैरी हिम। और दिस कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली शोज द कनेक्शन बिटवीन इनहेरिटेंस एंड मैरिज। फैमिली चाहती है अमीर घर, वेल्दी, प्रॉपर्टी वाला, सोशली स्टेटस होना चाहिए, लेकिन लड़की चाहती है बिलवाइल शादी करना, जो गरीब है लेकिन उससे प्यार वो करती है। तो डॉन पेड्रो इज मोर इंटरेस्टेड इज इन वेल्थ एंड स्टेटस देन फ्लोरिंडास पर्सनल हैप्पीनेस। तो जो इसका भाई है डॉन पेड्रो, ये ज्यादा खुश है भाई वेल्थ और स्टेटस में, ना कि फ्लोरिंडा के पर्सनल हैप्पीनेस से, ठीक है। आगे देखो, कंट्रोल ओवर वुमेन एंड प्रॉपर्टी। ध्यान सुनना मेरी बात। तो वुमेन इन द रोवर हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ। तो भाई अपनी लाइफ के ऊपर बहुत कम कंट्रोल है। एंड जो फादर और जो ब्रदर है वो डिसाइड कर देते हैं भाई जिससे कि वो किससे शादी करानी है। और मैरिज बिकम्स अ वे टू कंट्रोल फैमिली प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, ठीक है भाई, शादी के तरीके से फैमिली प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना, है ना, एक जो इनहेरिटेंस चलती जा रही है वो चलती रहे। शादी का ऐसा अकेला रास्ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कंट्रोल ओवर वुमेन एंड प्रॉपर्टी, कैसे वुमेन पर कंट्रोल करा जाता है और प्रॉपर्टी पर, क्योंकि वुमेन को हिस्सा दिया ही नहीं जाता प्रॉपर्टी पर, और तो वुमेन को शादी कर दी जाती है उसकी। एंड हेलेना सिचुएशन इज ऑल्सो सोज दिस प्रॉब्लम। अब जो हेलेना की सिचुएशन है वो भी दिखाती है इस प्रॉब्लम को, कैसे? हर फैमिली वांट्स हर टू बिकम अ नन। की फैमिली चाहती है कि वो नन बने, सो दैट हर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन रिमेन विद हर ब्रदर। क्योंकि जो प्रॉपर्टी का शेयर है ना वो हेलेना को ना मिल के उसके भाई को मिल जाए। दस, क्योंकि जो नन होता है ना भाई, इसको कोई लालच नहीं होता है, ध्यान रखना। नन जो होता है उसको कोई लालच नहीं होता है घर वर का, शादी वादी का, किसी चीज का। दस, वुमेन आर ट्रीटेड ऑलमोस्ट लाइक प्रॉपर्टी। तो वुमेन को लगा ऐसा प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करा जाता है। एंड देयर मैरिज आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बेनिफिट। तो उनकी जो शादी है, जो उनकी मैरिज है, इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर पर करी जाती है, रेदर देन पर्सनल चॉइस। उनकी पर्सनल चॉइस कोई नहीं सुनता, ये ध्यान आपको रखना है। फ्लोरिंडा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो फ्लोरिंडा भी स्ट्रगल करती है आज़ादी के लिए। तो फ्लोरिंडा को रिप्रेजेंट करा गया ऐसे एक वुमेन के थ्रू जो स्ट्रगल करती है अपने फैमिली कंट्रोल के अगेंस्ट। वो बहुत प्यार करती है, ट्रूली लव बिलवाइल, है ना, बट हर ब्रदर फोर्सेस टूवर्ड एंटोनियो। सही बात है भाई,
है ना, शी फियर्स लूजिंग हर फ्रीडम, तो यहाँ पर उसको डर लगता है कि मैं अपनी फ्रीडम खो रही हूँ, एंड हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ हिज अरेंज्ड मैरिज, क्योंकि यहाँ पे इसकी अरेंज मैरिज हो रही है एंटोनियो के साथ। और हर सिचुएशन शोज हाउ इनहेरिटेंस एंड मैरिज आर कनेक्टेड इन दिस सोसाइटी, कैसे इनहेरिटेंस मतलब जैसे आप हो वैसे ही समाज, वैसे ही कम्युनिटी सबको शादी करनी है ना, आप अमीर हो तो आपको अमीर से ही शादी करनी है, क्योंकि सोशल स्टेटस आपका बना रहे। तो ये दिखाती है सिचुएशन इसकी कैसे इनहेरिटेंस और जो मैरिज है वो कनेक्टेड है सोसाइटी के अंदर, है ना। एंड अ वुमेन्स मैरिज डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ वेल्थ प्रॉपर्टी एंड फैमिली ओनर, एक लड़की की शादी दिखाती है कि कैसे वेल्थ प्रॉपर्टी फैमिली ओनर रहेगा। देयरफॉर हर पर्सनल विशेज आर इग्नोर, जो उनकी पर्सनल विशेज होते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एंड एफ्रा बैन यूजेस फ्लोरिंडास कैरेक्टर टू क्रिटिसाइज द पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो यहाँ पर जो ऑथर है जिन्होंने नॉवेल लिखी है अफ्रा बैन, यहाँ पर फ्लोरिंडा के कैरेक्टर को यूज करते क्रिटिसाइज करने के लिए किसको, पैट्रियार्कल सोसाइटी को, दैट लिमिट्स वुमेन फ्रीडम, जो कि वुमेन की फ्रीडम को लिमिट करता है, ठीक है। हेलेना एंड मैरिज, देखो भाई, तो हेलेना ऑल्सो अपोजेस द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन वुमेन, तो हेलेना भी अपोज करती है भाई जो वुमेन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। तो शी डज नॉट वांट टू बिकम अ नन, वो नन बनना नहीं चाहती है, बट फैमिली कर रहे हैं तो वो चल सोचती कि चल बन जाते हैं, बिकॉज शी वांट्स फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए, लव चाहिए, इंजॉयमेंट भी चाहिए लाइफ का भाई। तो वो क्या करते हैं, विलमोर को चूज करती है। विलमोर कौन है भाई, ये देखो विलमोर, ये क्या है, ये बिलवाइल का दोस्ती है, बिलवाइल का दोस्ती है, और ये इंग्लिश मैन है सारे, ठीक है। और कहीं ना कहीं विलमोर एक, आप ना विलमोर को कैसे कह सकते हो, मतलब स्टोरी के अंदर आप अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, तो एक प्ले बॉय आप कह सकते हो, क्या, एक प्ले बॉय इसको आप कह सकते हो, जो कभी कभी किसी लड़की पे, कभी किसी लड़की, कभी कभी किसी लड़की की तरफ वो अट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक एंजेलिका करके भी एक करेक्टर है इसके अंदर, एंजेलिका भी करेक्टर है ना। तो एंजेलिका, अब ये क्या है आप ध्यान रख सकते हो, एंजेलिका का ऐसा करेक्टर है ना जो कि मनी दे के भाई जो है किसी के साथ रहना पसंद करती है, मतलब मनी दे के नहीं, मनी लेती है और फिर उनके साथ रहना पसंद करती है, मतलब कुछ चार्ज होता है इस एंजेलिका का। तो सब, अब ये एंटोनियो जो है ना, ये एंटोनियो, ये भी भाई एंजेलिका के पास जाता है, वैल्यू तो है ये, तो जो इसका महीने का चार्ज होता है वो इसको दे के फिर देन क्या करता है भाई, समय स्पेंड करता है। लेकिन जब ये विलमोर जाता है ना भाई, इसके पास तो पैसे है नहीं, गरीब आदमी है ये, तो जाता है, लेकिन एंजेलिका को ये विलमोर अच्छा लग जाता है, और विलमोर को एंजेलिका, ध्यान रखना है। तो ये सेम चीजें होती है, फिर भाई विलमोर को एंजेलिका से प्यार हो जाता है, एंजेलिका को विलमोर से। लेकिन दूसरी साइड विलमोर को जो है नन, ये जो नन अपनी क्या नन बनी नहीं है, मतलब ये क्या कहते हैं, हेलेना जो है, इससे भी भाई ये प्यार करता है, हेलेना इससे करती है। अब होता क्या है लेकिन एंड में अब ये ध्यान रखना है, एंजेलिका और हेलेना ने ना वेज बदल रखे हैं, अपने शक्ल बदल रखे होते हैं, बहुत बार ये अपना गेटअप चेंज करते रहते हैं। तो वही चीज है, लास्ट में फिर हेलेना को पता चलता है विलमोर के बारे में, ये विलमोर ऐसा है, एंजेलिका को पता चलता है। एक पूरी कहानी ऐसी ही है ये। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो विलमोर को चूज करती है अकॉर्डिंग टू हर ओन विशेष, तो खुद की विशेष से चूज करती है कि भाई मैं विलमोर को चूज करूंगा, लेकिन विलमोर भी पसंद करता है, बट विलमोर यहाँ पे भी देखो अलग दिशा में जाता है, ठीक है। ये मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बुक पढ़ोगे, आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है, ध्यान रखना है। तो थ्रू हेलेना Ben represent a stronger female voice that challenge the traditional connection between inheritance and forced marriage, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर फोर्स करा जाता है, हेलेना के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है, और फ्लोरिंडा के थ्रू भी। तो क्रिटिसिज्म ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में कभी क्रिटिसाइज यहाँ पर देखने को मिलता है इस नोवेल के अंदर। तो द प्ले स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज पैट्रियार्कल सोसाइटी वेयर मैन कंट्रोल वेल्थ, जहाँ पर इंसान जो मैन होता है ना वो वेल्थ को कंट्रोल करता है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाता है, और मैरिज डिसीजन को लेता है, ना कि वुमेन लेती है। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी तो है ये। तो वुमेन आर एक्सपेक्ट, पैट्रियार्कल समझते हो ना, जहाँ पर मैन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वही। तो वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू ओबे फैमिली अथॉरिटी विदाउट क्वेश्चनिंग इट, तो भाई वुमेन से बोला जाता है, एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो फैमिली की अथॉरिटी को माने, ओबे करे, उनसे बिना क्वेश्चन करे, ठीक है। और जो अफरा बहन दिखा तो शो करती है अपनी नॉवल के अंदर कि जो मैरिज हो गई वो हमेशा एक इमोशनल सफरिंग और अनहैप्पीनेस क्रिएट करती है अगर अरेंज्ड मैरिज होती है। लव एंड पर्सनल फ्रीडम आर सेक्रीफाइस्ड फॉर मनी एंड प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी और मनी के लिए जो ये पर्सनल फ्रीडम है, जो लव है, इसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। एंड तो यहाँ पर जो द रोवर जो स्टोरी अपनी
यहाँ पर क्वेश्चन करा जाता है द सोशल सिस्टम इन विच मैरिज बिकम्स अ टूल फॉर कंट्रोलिंग इनहेरिटेंस एंड मेंटेनिंग मेल पावर। ठीक है, मेल पावर मेंटेन रहे और शादी हो जाए जिससे एक टूल बन जाए इनहेरिटेंस पे कंट्रोल करना, मतलब जो चला आ रहा है वो मेरा ही है, उसमें वुमेन का कोई पार्टिसिपेट नहीं है कोई चीज़, मतलब जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीन चले आ रही है वो हमारी है ना, वुमेन की लिए शादी कर दो उसको दूसरी जगह पे जाएगी, तो वाली बात यहाँ पर दिखाई गई है। रिस्टोरेशन सोसाइटी एंड मैरिज। ठीक है भाई, यानी रिस्टोरेशन सोसाइटी, यानी सोसाइटी को फिर से रिस्टोर करो, है ना, और शादी, ये क्या यहाँ पर इनके बीच में कनेक्शन दिखाया गया है। तो द प्ले ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ रिस्टोरेशन सोसाइटी वेयर वेल्थ सोशल स्टेटस एंड प्लेजर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैरिज वॉज ऑफर कनेक्टेड विद इकोनॉमिक गेन एंड फैमिली एडवांटेज, ये पीछे डिस्कस कर चुका हूँ वैसे मैं। ठीक है, यहाँ पर एज ए हेडिंग आपको समझना है ये कि जो मैरिज को हमेशा कनेक्ट कर जाता है इकोनॉमिक गेन से, है ना, इकोनॉमिक गेन होगा, फैमिली एडवांटेज देखी जाती है भाई कि किससे हम शादी कर रहे हैं। तो हाउएवर यहाँ पर ये भी प्रेजेंट करती है भाई जो ऑथर है इसकी कि रोमांटिक लव थ्रू कैरेक्टर्स लाइक फ्लोरिंडा एंड बेलवाइल, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट करती है कि रोमांटिक लव को इन दोनों के थ्रू देयर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट ट्रू लव अगेंस्ट सोशल प्रेशर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, ध्यान रखना है। तो क्यों, दोनों तो बहुत प्यार करते हैं भाई, ध्यान रखना है, दोनों तो बहुत प्यार करते हैं, ये भी ट्रू रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई गई है, रोमांटिक लव भी शो करा गया है कि कैसे एंटोनियो शादी तय होने के बाद भी कैसे फ्लोरिंडा और बिलवाइल जो है यहाँ पर एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना। आई नेवर टिल नाउ परसीव्ड माई ruin near, I have no defense against Antonio's love, for he has all the advantages of nature, the moving arguments of youth and fortune। ये लाइन्स है एंड आपको इसके आंसर बताने हैं, है ना। मैंने आपको सारी स्टोरी बताते हुए चला हूँ लगभग, है ना, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तब कर पाओगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये भी जो है आपकी जो द रोवर है उसी से, द रोवर, ठीक है, ये उसी से है, ये लाइंस ध्यान रखना है। तो स्पीकर कौन है लाइंस का, ये आपको बताना है। व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस लाइंस, ये आपको बताना है। एंड क्रिटिकली कमेंट ऑन द नेचर ऑफ लव एज एक्सप्रेस्ड हियर। तो इस लाइन में नेचर ऑफ लव, यानी लव का नेचर क्या होता है, क्या एक्सप्रेस करा गया, आपको बताना है। ठीक है, देखो, तो स्पीकर ऑफ द लाइन्स कौन है, फ्लोरिंडा है, ध्यान रखना है। एंड कंटेक्स्ट क्या है लाइन का, तो फ्लोरिंडा स्पीक दिस लाइन्स व्हेन हर ब्रदर डॉन पेड्रो वांट्स हर मैरी टू एंटोनियो, है ना, ये लाइन का कंटेक्स्ट ये है जब जब बताया गया है कि जो डॉन पेड्रो है जो कि फ्लोरिंडा का भाई है वो चाहता है कि शादी कर ले, किससे, वो एंटोनियो से। एंड फ्लोरिंडा यहाँ पर फील करती है, चिंता में रहती है, बिकॉज एंटोनियो इज यंग, रिच एंड सोशली पावरफुल, है ना भाई, क्योंकि सोसाइटी तो यही चाहती है, फैमिली यही चाहती है कि भाई कि एक लड़का हो तो ऐसा हो, उसी से शादी करनी चाहिए, अपनी कम्युनिटी का हो। तो फ्लोरिंडा इसी को लेकर चिंता में कि भाई मेरी शादी इसी से करा देंगे क्योंकि एंटोनियो सब कुछ है इसके पास, जो मेरे भाई ने सजेस्ट करा है। लेकिन एक्चुअली भाई शादी किससे करना चाहती है मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो शी थिंक्स दैट इज हिज अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड हाई स्टेटस मेक इट डिफिकल्ट फॉर हर टू एस्केप दिस मैरिज प्रेशर। तो जो ये हाई सोशल स्टेटस है उसका, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ना, हाई स्टेटस है, तो ये बहुत डिफिकल्ट बना दिया फ्लोरिंडा के लिए कि जो मैरिज प्रेशर है उससे बाहर निकल पाए। तो हाउ एवर फ्लोरिंडा बिलवाइल एंड डज नॉट वांट टू मैरी एंटोनियो, है ना। तो ये फ्लोरिंडा है ना, ये नहीं चाहती है कि भाई ये एंटोनियो से शादी करे, ध्यान रखना है, क्योंकि सही में उसका पूरा प्यार उससे नहीं करती है। किससे प्यार करती है, बिलवाइल से प्यार करती है। तो दीज लाइन शो हर फियर एंड इमोशनल कंफ्यूजन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो फ्लोरिंडा बिलवाइल एंड डज नॉट वांट मैरी एंटोनियो ट्रूली लव्स। आई थिंक ये लाइन ऊपर नीचे हो गई है, बाकी ध्यान रखना, फ्लोरिंडा जो है वो शादी नहीं करना चाहती है एंटोनियो से, बाकी जो बिलवाइल है उससे वो ट्रूली लव करती है, ये ध्यान रखना। और इस वजह से क्या है, जो लाइन है वहाँ पे डर और इमोशनल कंफ्यूजन शो किया गया है। देखो अगला क्वेश्चन मतलब इसी का पार्ट है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द लव एज एक्सप्रेस्ड हियर। तो जो ये लाइन है ये शो करती है कि जो लव है ना वो ब्यूटी, यूथ, मनी और सोशल स्टेटस से क्या है वो जुड़ा हुआ है। एंटोनियो हैज यूथ एंड फॉर्च्यून, उसके पास पैसा, वेल्थ है। फॉर्च्यून का मतलब किस्मत भी होता है और वेल्थ भी होती है बहुत ज़्यादा जिसके पास है।
तो उसके पास फॉर्च्यून है, यूथ है, मतलब जवान है वो, सो ही अपीयर्स अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और बहुत पावरफुल भी दिखता है। तो फ्लोरिंडा फील करती है वीक बिकॉज ऑफ द सोसाइटी वैल्यूज, सोसाइटी ने वैल्यूज ऐसी बना रखे, शादी करो तो ऐसे से करो, जिसके पास ये सब कुछ हो, इकोनॉमिकली वेल हो वो, है ना भाई। तो वैल्यू जैसे वेल्थ हो गई, पोजीशन हो गई, मैरिज में सब देखी जाती है, तो यहाँ पर फ्लोरिडा बहुत डर जाती है बेचारी, है ना, इमोशनल रहती है वो। एंड द लाइन्स ऑल्सो शो दैट लव कैन क्रिएट फियर एंड इमोशनल सफरिंग, जो लव है वो इमोशनल सफरिंग भी क्रिएट कर सकता है और फियर भी, डर भी क्रिएट कर सकता है। एंड फ्लोरिडा जो है ना, एक ट्रैप्ड फील करती है बिकॉज ऑफ हर फैमिली, क्योंकि उसकी फैमिली चाहती है कि वो शादी करे एंटोनियो से, इवन दो शी लव्स बिलवाइल, बल्कि वो बिलवाइल से प्यार करती है। एंड दस लव इन द प्ले इज नॉट ऑलवेज फ्री एंड हैप्पी। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो लव होता है वो हमेशा फ्री और हैप्पी एंडिंग के साथ नहीं होता है। इट इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी एंड फैमिली प्रेशर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। एंड एफ्रा बैन प्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव इन द प्ले। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव दिखाती है, गद्दार वाले लव भी दिखाती है, ट्रू लव भी दिखाती है ना। और जो दूसरा लव होता है जो एंजेलिका वाला मैंने बताया, वो वाला लव भी दिखाया गया। तो आप इसको पढ़ोगे आपको मजा भी आएगा, कंफ्यूजन भी आपको बहुत होगी इस प्ले के अंदर, द रोवर के अंदर। एंड सम रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन ट्रू लव, है ना भाई, ये ध्यान रखना है। तो ये दिखाया गया प्ले के अंदर कैसे कैसे लव दिखाया, सुनो मेरी बात। तो कुछ रिलेशनशिप तो दिखाई गई है बेस्ड ऑन ट्रू लव, जो कि बिलवाइल फ्लोरिडा वाला है, वाइल अदर्स आर कनेक्टेड विद लस्ट। लस्ट मतलब समझते हो ना, लालच, जो कि एंजेलिका वाला केस था। वेल्थ एंड सोशल एडवांटेज, तो कुछ इस चीज से कनेक्टेड बताया गया है रिलेशनशिप को। तो थ्रू फ्लोरिंडा फीलिंग द प्ले शोज द स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल लव एंड सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल और पर्सनल लव के बीच में कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो फ्लोरिंडा की फीलिंग के थ्रू हमें दिखाया गया है। दस इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो लाइन सही प्रेजेंट करती है लव एज पावरफुल, जो लव होता है बहुत पावरफुल है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इमोशन भी दिखाता है कि दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्यूटी, मनी एंड फैमिली अथॉरिटी एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये दिखाया गया ना कि पावरफुल तो है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड इमोशन होते हैं ना, जो कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किससे, ब्यूटी से, मनी से, फैमिली से, अथॉरिटी से, फैमिली अथॉरिटी से और सोशल एक्सपेक्टेशन से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसी के साथ आपकी जो ये वीडियो है फिनिश होती है। यहाँ पर हमने आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन करे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो यूनिट है तीनों, उसका एक ओवरव्यू देने के लिए इनफ थे, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है ना। आपकी कोई सब्जेक्टिव क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ बता सकते हो, हम जल्दी रिप्लाई आपको कर देंगे टाइम निकाल के। बाकी वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।